में फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली अल्टरनेटिंग करंट एसी के बारे में। और सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, उसके बाद एसी कैसे क्रिएट होती है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे फॉलो करती है, इसके बारे में इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर हम लोग उसके बाद आईएमएस, आई एवरेज, सारे टर्म्स के बारे में, आरएमएस वैल्यू, सारे टर्म्स के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोग शांति से इसको समझे कि क्या होती है पहले इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप लोग नीचे क्लास में जो पढ़ते हैं, वहाँ पे दो तरह के करंट हम लोग पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। जिसमें कि आप लोग डीसी करंट का मतलब समझते हैं कि डीसी करंट इज ए टाइप ऑफ करंट इन विच फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स वहां पे कोई चांस नहीं होता है कि उसमें फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन वो चेंज करे, समझ गए। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि उसमें फ्लो ऑफ करंट जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में वो बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में वो हमेशा मूव का मतलब मोशन करते रहता है। तो इस केस में उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के घर में जो करंट सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ मतलब पावर प्लांट से, जहां से आपका ये करंट सप्लाई होता है, वहां से जो आपका पावर ये करंट सप्लाई होती है ना, वो आपका उसमें वेरिएशन होती रहती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो हमेशा वेरी करते रहता है। जबकि आप वही बैटरी वगैरह से लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस फॉलो रूप से देता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट। तो ये चीज होती है डिफरेंस दोनों में। तो आप लोग डीसी के बारे में, मुझे लगता है कि इसी में आप लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट में डीसी के बारे में एक सेपरेटली पढ़ेंगे। बट इस क्लास में जहां पर भी बैटरी से रिलेटेड बात हो ना तो वहां पे हम लोग जनरली डीसी के बारे में चर्चा करते हैं। बट अगर आपको जहां पे ये पावर सप्लाई जहां से होती है वहां की बात करेंगे, या हम लोग हाउस होल्ड में जहां पर भी यूज करते हैं ना, वो जनरली हम लोग एसी का यूज करते हैं। तो हम लोग एसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एसी का कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं कि एसी को डिफाइन करने के लिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय एसी, क्लास 12 तो समझते हैं कि एसी क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट, इसको पूरा नाम है क्या, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसको डिफाइन करें, उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ करंट, इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ करंट इन विच follow of electrons, in which follow of electrons switches, follow of electrons switches back and forth, back and forth, back and forth direction in particular, in या ऐसे लिख सकते हैं बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल, सॉरी एट पर्टिकुलर इंटरवल। और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट इट इज अ टाइप ऑफ करंट इन विच फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। मतलब फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जिसमें नहीं हो उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। जबकि एसी का मतलब होता है, सॉरी फॉलो ऑफ करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज नहीं हो तो हम उसको एसी बोलेंगे। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा फॉलो तो हम लोग उसको डीसी बोलते हैं। तो एसी का मतलब हुआ कि कहीं पे आपका कम, कहीं पे ज्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से वो जिगजैग के वे में फॉलो करते रहता है, समझ गए। तो ये जो होता है आपको हम लोग इसको एसी करंट बोलते हैं। अब जैसे कि ये आपको मैंने बोला कि जिगजैग जैसे कि डायग्राम डायरेक्ट हमने बना दिया, बट इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इसका जो पथ होता है वो किस तरह से होता है, अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से वो रोटेट करता है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का जो क्रिएट होती है वो किस तरह से क्रिएट होती है, ठीक, वो चीज हम लोग सीखते हैं। तो देखिए आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते होंगे कि उसमें क्या था कि अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अच्छा एक और टर्म समझे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने दोनों चीज पढ़ाया। तो उसमें आपने क्या देखा था कि अगर हम किसी
सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की पोर्शन लिखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, तो आपको बेहतर लगेगी समझाने में। देखिएगा, सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि हम कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लीजिए, जिसका डायग्राम हमने आपको पिछले क्लास में भी बनाया था, एक शॉर्टकट हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका हॉर्स टू रहता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो हमने यहाँ पे दो हॉर्स ले लिया और बीच में आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। अब इसमें होता क्या कि अगर इस कॉइल को आप मूव कीजिएगा, ठीक, तो यहाँ पे कॉइल को मूव करने पर क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होती है, दैट मींस, और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट में करंट फॉलो करना शुरू कर जाता है। अगर इस कॉइल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसको अगर आप मूव करते हैं तो उसी को आप सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन if a coil is rotated in a magnetic field, then the magnetic flux, अगर आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे की क्लास में फॉर्मूला आपको अपडेट करके दिया था, वो कुछ इस तरह से होगा कि यू कैन राइट, नीचे में आप लोग को दिख रही है, फाई विल बी n टाइम्स b इंटू a इंटू कॉस थीटा, और इसमें सारे सिंबल के बारे में मैंने बता दिया था कि b विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, a विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आपका कॉइल हो जाता है, फिर n जो हो गया आपका ये n जो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है, इसमें कितने टर्न्स हैं, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है, हियर थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और उसके नॉर्मल के बीच का एंगल जो हो जाता है आपको वो थीटा को रिप्रेजेंट करता है। आप लिख सकते हैं, जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसे। n विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स, b विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, a विल बी द एरिया ऑफ coil, and theta will be the angle between magnetic field line and normal, जो उस पर नॉर्मल है, दोनों के बीच का जो आपका एंगल होता है वो आपका क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इन सारी चीज के बारे में आपको लिख लेंगे। अगर आप ये चीज समझ गए तो इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर हम इस कॉइल को ध्यान से सुनिए, अगर इस कॉइल को थोड़ा सा इस फिगर को छोटा कर लेते हैं, हम रोटेट करेंगे by angular velocity omega, if this coil is rotated with angular velocity ओमेगा, अगर इस कॉइल को आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, तो आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे 11th में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट करेंगे, तो अगर वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा टाइम्स टी या ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ये आप एक्सप्रेशन जानते होंगे। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी आया, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेशन जो हो गया आपका, इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इससे पहले जो हमने लिखा था उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका, अगर कॉइल को रोटेट करेंगे तो आपका एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होता है वो कितना हो जाएगा, थीटा बाय टी, दैट मींस हियर ओमेगा गिव्स थीटा बाय टी, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब जो है, एंड एज वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम bA इनटू, अब देखिए ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो डेफिनेटली रूप से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन राइट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी n टाइम्स bA इनटू cos थीटा, एंड थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा इनटू टी, बिकॉज़ यहां पे हमने जो ये कॉइल को रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड यहां पे आपका एंगल क्या हो गया, थीटा इनटू ओमेगा इनटू टी, एज यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, सो यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी।
तो हमने यहाँ पे थीटा का वैल्यू ओमेगा इंटू टी लिख दिया और उसके बाद एज यू नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी n टाइम्स b टाइम्स a into cos omega t, where that means you know that here there will be cos theta, but here I have replaced theta by omega into t, that means phi is equal to nba into cos omega t. इतना हम लोग समझ गए। यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी n टाइम्स b into a into cos omega t, ये चीजें आ गई। अब देखिएगा as we know that from Faraday's law of electromagnetic induction, तो हम फैराडे लॉ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जानते हैं कि यहां पे जो ईएमएफ क्रिएट होगी, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, या आप यहां पे बोल सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ, या ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यू कैन राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रब इट। तो यहां पे क्या है कि from Faraday law you can write electric flux is equal to minus d phi dt, here negative sign, why do you take here negative sign? Due to Lenz rule, Lenz rule की वजह से हम क्या किए इसको नेगेटिव साइन लें, क्योंकि ये डायरेक्शन को अपोज कर देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे ईएमएफ बराबर आ गया माइनस डी फाई डी टी, और आप ऑलरेडी जानते हैं माइनस फाई का वैल्यू जो है आपका NBA इंटू कॉस ओमेगा टी होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस डी NBA into cos omega t divided with respect to t, that means differential coefficient of phi with respect to phi will be, as you know that NBA into cos omega t. After differentiating, you know that here t will be the only cos omega t is a function of t. So here NBA treated as constant after taking common from differential coefficient, you get NBA minus NBA into derivative of cos omega t with respect to t. After it you can write simply now you can write it as minus NBA into cos derivative of cos omega t will be minus sin omega t. Again omega t is differentiated with respect to t, then you get times omega. ये ओमेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है, ठीक, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप ले जाओ प्रिंसिपल माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। आप लोग को हो सकता है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत मैथ तो डाउन आता है, तो आप इसको पहले अगर टी के रिस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या कहेंगे, इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। After it you have to again find the derivative of omega t with respect to t, then you get minus sin omega t into, when you differentiate omega t with respect to 2, then here the omega is treated as constant and you have to take common, then you get omega times minus sin omega t, then you finally get and minus nba into omega into sin omega t. After multiplication both negative you get finally positive, and it will be nba into omega into sin omega t, that means finally you get NBA into the NBA into W omega into sin omega t into sin omega t. It will be the EMF. It will be the EMF due to this magnetic field after rotating this coil by angle थीटा। तो अगर थीटा एंगल से इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को आप रोटेट करते हैं, देन यू गेट ईएमएफ इज इक्वल टू NBA इनटू ओमेगा टाइम्स sin ओमेगा t। ये हो जाएगा आपका क्या, EMF का वैल्यू। चलिए अगर यहां तक आप लोग समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। देखिए इसको रब कर ले, देखिएगा इसको रब करने के बाद बस इसी तरह से हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन पर चल जाएंगे। तो अगर आप देखिए हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, तो वहां पे आप अगर गौर करेंगे तो वहां पे क्या पाएंगे कि ये जो आपका NBA W है, अगर हम इसको अलग से इप्स
इप्सिलॉन नॉट मान ले, इसको क्या मान ले, इप्सिलॉन नॉट मान ले, तो ये मेरा ई बराबर आएगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं ई इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये जो है ना पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि हम कांस्टेंट एंगल ओमेगा से उसको रोटेट किया, और एन बी ए, एन आपका क्या है वो भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी मुझे मालूम है, ये आपका एरिया है वो भी मुझे पहले से मालूम है कि ये कांस्टेंट होगा, और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो मुझे ऑलरेडी मालूम ही है, और साथ ही साथ ओमेगा तो आप कितने एंगल से उसको रोटेट किए वो भी आपको मालूम है, तो ये सारा का सारा टाइम आपका क्या है, कांस्टेंट है। सपोज दैट इट इज, सपोज दैट इट विल बी इप्सिलॉन नॉट, तो हमने इसको इप्सिलॉन नॉट मान लिया और इनटू sin ओमेगा टी, ये हो गया क्या, sin ओमेगा टी। तो ई बराबर आपका आ गया इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू sin ओमेगा टी, हियर इप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, दैट विल बी इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो अब इसको थोड़ा कर ले, तो अब इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका इप्सिलॉन बराबर आ गया, ये आ गया इप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो अब यहां पे कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि अगर सपोज दैट इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप कॉइल को रोटेट करते हैं तो इसमें जो हुआ E बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू sin ओमेगा t, इट इज जस्ट लाइक द इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन। हम लोग जो हार्मोनिक मोशन क्लास 11 में पढ़ते हैं, ये उसी के इक्वेशन के फॉर्म में जा रहा है विथ मैक्सिमम वैल्यू इप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका मैक्सिमम जो ये में होगा वो क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, यहां पर sin ओमेगा t है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम -1, तो माइनस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, अभी हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 1 होगा, तो 1 टाइम्स इप्सिलॉन नॉट 1, दैट मींस फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन से दैट आफ्टर रोटेटिंग बाय एंगल ओमेगा a coil, it after rotating by angle omega having magnetic field V, cross sectional area A, number of turns will be n, then it gives EMF with हार्मोनिक मोशन, ये जो आपका इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक मोशन, तो ये यहाँ पे EMF जो प्रोड्यूस होगा वो आपको हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका जो इक्वेशन जा रहा है वो क्या हो रहा है, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब जिसका मैक्सिमम वैल्यू इप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको लिख लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में इसके नोट्स को पढ़ने में समझदारी अच्छी से होगी, तो लिखेंगे 10 द इंड्यूस्ड, लिखिए 10 द इंड्यूस्ड EMF varies simple harmonic with maximum value इप्सिलॉन, ये मैक्सिमम इप्सिलॉन नॉट के साथ ये वैरी करेगी, तो ये आपका हो गया इसके मोशन का, थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब जो ये मोशन करेगा, ये किस तरह से मोशन करेगा, ये चीज हम लोग सीखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं कि इसकी जो टाइम पीरियड होगी, यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो टाइम पीरियड क्या होगी, हियर आप लोग हार्मोनिक मोशन से जानते हैं t इक्वल टू 2π ओमेगा, हार्मोनिक मोशन का जो आपका टाइम पीरियड होगा 2π ओमेगा, तो इसका मतलब ये t जो 2π ओमेगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात है, जैसा कि जानते हैं कि साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको रब कर ले, चलिए अगर आप साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये आपका एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये आपका वाई एक्सिस ग्राफ मान लेते हैं, और ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो होता क्या है, इसको एक्स डैश मान लीजिए। अब क्या है कि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इसका इप्सिलॉन नॉट और मिनिमम वैल्यू माइनस इप्सिलॉन नॉट, तो ये इस तरह से आपका वैरी करेगा, इस तरह से ये वैरी करेगा। और यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई बाय 2 ओमेगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा। फिर इसके बाद ये जो होगा आपका 3 पाई बाय 2 ओमेगा,
इस तरह से इसका जो आपका होगा ये वेरिएशन होगा, फिर इस तरह से आगे, फिर इस तरह से आगे, इस तरह से आगे चलते रहेगा। तो इस तरह से इसका वेरिएशन होगा। यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सो, इसको रब कर रहे हैं, सो इंड्यूस्ड थ्रू द क्वाइल, अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसा कि ईएमएफ जो होता है जस्ट लाइक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह बिहेव करता है, तो आप I बराबर V अपॉन R, यहाँ पर वही V किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ये I इप्सिलॉन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, E बाय R। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट इंटू sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो इसका मतलब ये जो हो गया आपका करंट का वैल्यू हो गया। आप कहेंगे ये करंट का वैल्यू हुआ, तो इसी के फॉर्म में R आपका रेसिस्टेंस हो गया, E नॉट जो हो गया आपका NBA इंटू कॉस थीटा, जो कि आप NBA इंटू ओमेगा हो गया। वहां पे कितना डिग्री से वो रोटेट कर रहा है क्वाइल, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने, इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी। फिर आपका इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो अगर आप I बराबर ये इप्सिलॉन नॉट इंटू sin ओमेगा t लिखते हैं, तो जैसा कि जानते हैं इप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या है NBA इंटू ओमेगा, तो इन दैट केस इप्सिलॉन नॉट इंटू sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो वेरिएशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि sin ओमेगा t वैरी, कहने का मतलब जैसे जैसे ओमेगा का वैल्यू बदलेगा वैसे वैसे इसके साइन का फंक्शन का ये इसका वैल्यू क्या होगा वो भी बदलेगा। और ये साइन फंक्शन का जो वैल्यू वैरी करता है ना, इस तरह से वैरी करता है, कभी काफी अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। तो ये जो वेरिएशन है ना, इसी से स्पष्ट पता चलती है। इसलिए तो हमने बताया था कि AC इज द स्पेशल टाइप ऑफ करंट इन व्हिच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्विचेज बैक एंड फोर्थ मोशन। तो वो आपका बैक एंड फोर्थ मोशन को क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन को वो एग्जिस्ट करता है इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ से 0 से π/2 होती है, तो यहाँ से 0 से π/2 तक जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम ये आपका पाई है, तो 0 से π जाता है, तो उसके बीच में एक बार फिर मैक्सिमम होता है π/2 पे, फिर π/2 पे मैक्सिमम होता है, फिर ये डाउन होकर ये 3π/2 पे मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है, फिर ये अपर जाता है, फिर ये आपका 5π/2 पे ये मैक्सिमम हो जाता है। तो दिस इज द उज्ज्वल वे थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट दैट मींस AC फॉलो। तो ये इसका सामान्य आपका रास्ता जिसके थ्रू ये आपका पास करता है, समझ गए। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन और कर लेते, इसको रब कर ले, चाहे तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले AC का कंसेप्चुअल पार्ट दे रहे हैं कि आप AC में होता क्या है, किस तरह से ये आपका हम लोग समझते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की व्यक्ति में डेफिनेशन लिख लेने से कुछ होने वाला नहीं है ना, इसलिए हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो डेफिनेशन लिखी है वो किस तरह से रिलेटिव है, कि वो किस तरह से वैरी करती है, वो किस तरह से समझेंगे, इस चीज को पहले समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग I बराबर निकाल के रख दिए। अब लिखना है हम लोग को, सो इन केस ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव इन केस ऑफ प्योरली रेसिस्टिव, अगर वो प्योरली रेसिस्टिव है, मतलब उसमें केवल रेसिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का मतलब है कि उसमें केवल हम लोग रेसिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो सब का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट द इंस्टेंटेनियस EMF and current will be always in phase, that there is no in phase and that there is no phase, sorry, there is no difference between instantaneous current। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट में कोई फर्क नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है ना कि अगर एक पॉइंट है, इस पर एक हम फाइंड करेंगे, फिर इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे फाइंड करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पर्टिकुलर टाइम एक पॉइंट पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, उसी को हम एक डेफिनेट टाइम इंटरवल लेंगे ना, तो वहां पे वो चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस AC जो होती है ना, जस्ट लाइक आपको DC की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या वैरी करेगा उतनी स्पष्ट पता नहीं चल पाती, समझ गए। यही चीज यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में। चलिए, अब जो आपका आता है
देखिएगा ध्यान से, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इसका जो कर्व है ना, एसी का जो आपका अल्टरनेट करंट है, इसका जो फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो साइनसॉइडल पथ पे जाता है। साइनसॉइडल का मतलब होता है क्या, कि साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसी को हम लोग साइनसॉइडल बोलते हैं। मतलब दोनों की कंबाइंड वर्ड है साइनसॉइडल, और दोनों के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस करने का मतलब साइन को कॉस में लिखने सिंपल होता है ना, sin पाई बाय 2 माइनस x बराबर होता है cos x, या cos पाई बाय 2 माइनस x बराबर sin x। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों कंबाइंड टर्म ले लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना काफी इजी है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये साइनसॉइडल पथ पे मोशन करता है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म मिला, हम लोग अभी जो सीखे, एक सीखे फाई बराबर बी ए एन कॉस ओमेगा टी, पहला टर्म सीखे, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दूसरा टर्म सीखे इप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, व्हिच इज दैट मींस ईएमएफ तो डिफाइन होता है आपका अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका सिंपल डेफिनेशन है, वेयर माइनस साइन इज टेकन ड्यू टू लेंज रूल। नाउ हम लोग अगर थर्ड टर्म को ले, तो इसका हमने जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो कि आपका आ गया था सिंपली एनबीए इनटू ओमेगा इनटू sin ओमेगा टी, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया था इप्सिलॉन बराबर, इसको हमने एक्सप्रेस किया था, तो क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे आ गया था, तो ये सिंपल टर्म है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और हमने यहाँ पे बोल भी गया था कि जब इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो इप्सिलॉन नॉट इनटू sin ओमेगा टी लिख सकते हैं इजीली। समझ गए आप लोग? अगर इस फैक्टर को समझते हैं तो अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर से देखिएगा आगे हम लोग का क्या है। आगे जो हम लोग का टॉपिक है वो आता टर्म एवरेज वैल्यू। क्या है एवरेज वैल्यू? ऑफ करंट। ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसके डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझते हैं। छोटा सा मैथमेटिक्स है, एग्जाम में पूछे तो जस्ट लाइक डेफिनेशन लिख करके चलिए, और नहीं तो अगर आप मैथमेटिक्स को देखते हैं तो उससे आपको और बेहतरीन समझदारी होगी। तो हम लोग चलते हैं दोनों चीज लिखने के लिए। लिखिएगा द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट is defined by the value of direct current, that means DC. So value of direct current, it is defined as the average value of alternating current is defined by the value of direct current which would produce, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है, which would produce, और सेल भी लिख सकते हैं कि दोनों कम हो जाता है यहाँ पर, which would produce the same charge, which would produce the same charge as that by direct current over half टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, व्हिच वुड प्रोड्यूस, दैट मींस यू आर साइंड द सेम चार्ज एज दैट बाय डायरेक्ट करंट ओवर हाफ टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम पीरियड में जो आपका डीसी करंट टोटल जो है जो प्रोड्यूस करता है, उसका जो वैल्यू होता है इन हाफ टाइम पीरियड में, वही आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो कभी कभी आपका एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछ देता है, और थोड़ा 2 नंबर में अगर पूछे तो डेफिनेशन लेकर के थोड़ा सा प्रूफ अगर 2 लाइन लिख देते तो और बेहतर रहेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख करके भी आगे निकल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेने से आपको मैथमेटिक्स भी सॉलिड हो जाएगी और याद रहेगी, और साथ साथ फिजिक्स भी चलेगी। तो हम मैथमेटिक्स थोड़ा सा ले लेते हैं, तो आपको देखिएगा। सो यू कैन से दैट आई एवरेज, दैट मींस एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो हो गया, एवरेज अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t/2, मतलब कि जो आपका करंट एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद वो आपका वैरी करता है, तो टोटल का टोटल सम करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन।
तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टी, कहां से कहां तक, कहां बोल रहा हाफ T/2, T/2 का मतलब होता है हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड टोटल का टोटल हाफ ही ना चलता है। इस तरह से अगर पूरा करेगा ना तो जैसे ये हुआ यहां तक, यहां तक, तो ये आपका यहां से यहां अगर ग्राफ जाता तो ये तो हाफ ही ना कवर किया, इसको यहां तक करेगा तब ना ये पूरा का पूरा फुल होगा। तो इसलिए मैंने 0 से T/2 लिया है, ठीक है। यहां और डेफिनेशन में भी हमने लिख दिया, तो 0 से T/2 I dt डिवाइडेड बाय 0 से T/2 dt, ये हो गया आपका इस डेफिनेशन का मीनिंग। अच्छा, आप लोग को नीचे में नहीं लिख रही है ना, तो ऊपर वाला पार्ट को आप मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए डेफिनेशन को। आप लोग पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसका मैथमेटिकल जो है पोर्शन वो हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट में दिखा रहे हैं, देखिएगा। तो हमने यहां पर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या दिया, I एवरेज इज इक्वल टू 0 से T/2 I dt डिवाइडेड बाय 0 से T/2 dt। ये इसका डेफिनेशन, कुछ नहीं है तो 1, ये इसका, ये 1 है, याद रखिए, I है, ये 1 है, कुछ मत ही लिखिए, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या है कि अगर इतना दूर तक लिख लिए तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे I का विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे तो ये इसका फंक्शन नहीं है, तो ये अगर इसका फंक्शन है तो करेंगे क्या, सबसे पहले नीचे वाला को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, ऊपर वाला को इसी तरह रहने देते हैं। देखिए ऊपर वाला को 0 से T/2 और ये I dt डिवाइडेड बाय, ये अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो 1 का अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो t होगा, और t का पावर यहां पे स्मॉल t है तो t कहां से कहां है, ये 0 से T/2 है। अगर इसमें T/2 पुट करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, नहीं t नीचे आ जाएगा, तो दैट मींस इसको लिख सकते हैं 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से T/2 I dt। और हम जानते हैं कि ये जो आपका I वैल्यू है, इस I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0 * sin ωt। हमने जो आपका फाइनल फॉर्मूला लाया था ना, वहां पे अगर आप गौर करेंगे तो उसमें I बराबर आप उसको I0 * sin ωt लिख सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से T/2 I कैन बी रिटन एज I0 * sin ωt विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे क्या है कि आप I0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2I0 डिवाइडेड बाय t इंटू sin ωt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos ωt डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस cos ωt डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये सिंपल डेरिवेटिव होगा फ्रॉम 0 से T/2, ठीक। यहाँ पे t का फंक्शन है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t इन प्लेस ऑफ t, दैट मींस T/2। तो अगर आप इसको T/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रब कर ले, यहीं पे लिखते हैं, 0 पुट करने पर तो ये cos 0, फिर भी इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2I0 बाय t, अगर इसमें माइनस को बाहर कर ले, चलिए माइनस को बाहर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर t की जगह पे इस जो स्मॉल t है, अच्छा इस ओमेगा को भी बाहर कर लीजिए सुविधा के लिए। अब इसमें अगर इस t की जगह पे T/2 रखेंगे तो क्या होगा, cos ओमेगा T/2, cos ओमेगा T/2, इतना दूर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो गया। और उसके बाद अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो फिर -1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं -1। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos ओमेगा t और इनटू, अच्छा माइनस 1 cos 0, ठीक है, जरूर रखेंगे। तो आपका ये 0 cos 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, cos का साइन, हाँ ठीक है। तो ये आपका -1 हो जाएगी। अगर ये -1 हो जाएगी, ठीक, तो अब देखिएगा, आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं, फिर से देखिएगा 2I0 इंटू ओमेगा, 2I0 डिवाइडेड बाय t इंटू ओमेगा आ गया। अब इसको फिर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और इसमें अगर आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ठीक किया गया, हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन सारा चीज सही है। अब आपको क्या करना है देखिएगा, अच्छा यहाँ पर स्पेस का मैम थोड़ा सा डायरेक्ट जंप कर लेते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको क्या ना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका वैल्यू आपका जो होगा ना 0.63 इंटू I0 के बराबर आ जाएगा, ठीक, इसका कैलकुलेशन सही से कर लेंगे। ये क्या हुआ, एवरेज वैल्यू। मतलब अगर आप एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं एसी में, तो ये आपका 0.63 टाइम्स I0 के बराबर हो जाएगा। इसकी इस एक्सप्रेशन को याद आप रखिएगा, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में डायरेक्ट ये पूछने वाला है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ठीक। तो ये I एवरेज जो होगा ना आपका 0.63 इंटू I0 हो जाता है। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप, ठीक। तो I एवरेज क्या होगा, 0.63 इंटू I0।
आई नोट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, आई नोट क्या होता है, ये आई नोट तक जो आपका है वो जिसे हमने वहां पे ई नोट किसको बनाते हैं, एन बी ए इंटू ओमेगा, उसी तरह से यहाँ पे आई नोट हो जाता है। ठीक, आई बराबर जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था उसी से रिलेटेड ये भी है। चलिए ये हो गया। अगर आप इस टर्म को आप समझ गए तो हम लोग चलते हैं आरएमएस वैल्यू। इस बात को रखेंगे आई एवरेज बराबर 0.63 आई नॉट। अगला आता है आरएमएस वैल्यू जिसको हम लोग रूट स्क्वायर मीन कहते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं आरएमएस वैल्यू, या इसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं रूट स्क्वायर मीन, या रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। फाइनली एक लास्ट जब तो आप लोग के एग्जाम में जैसे कि डेफिनेशन पूछता है साथ में वो एक छोटा सा उसका कंक्लूजन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि ये क्या होता है। कभी कभी आपको फॉर्मूला भी दे सकता है कि डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस, आरएमएस का जो फॉर्मूला तो उसको डिड्यूस कीजिए, प्रूफ कीजिए कहां से आया। ठीक, तो कभी कभी दे देता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन के साथ उसको भी डिड्यूस कर देता हूं। देखिए द आरएमएस वैल्यू of AC is the value of direct current which produces the same amount of heat as the DC, means that direct current when passed through a resistance over a cycle। ओवर ए साइकिल का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट एक साइकिल करने में जो डीसी करंट होता है वो जितना आपका हीट प्रोड्यूस करता है वही आपका कहलाता है आरएमएस वैल्यू, दैट मींस रूट स्क्वायर मीन। तो यहाँ पे हम लोग जो करते थे ना, वहां पे होता था हम लोग को क्या, वहां पे हम लोग ओपन करते थे जो एवरेज वैल्यू रहती थी उसमें हम लोग ओपन करते थे कि सिंपल हाफ टाइम में करते थे, हाफ टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे क्या कि ये साइकिल लास्ट में देखिएगा डेफिनेशन के नीचे भी लिखा हुआ ए साइकिल। ए साइकिल का मतलब होता है पूरा एक साइकिल करने में। ठीक, तो वहां पे टाइम पीरियड अगर हम टी मानेंगे तो हम यहां से कह सकते हैं ना सिंपली कि आई आरएमएस होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी आई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 0 से टी dt। ये आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल ए साइकिल है, एक साइकिल का मतलब ये हो, अगर वही हाफ साइकिल आता तो यहाँ पर t/2 ले लेते। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन उसको कर लेते, कहानी पे खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आई इंटू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ये जो है ना आपका, ये आपका टी, ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, तो हम टी को नीचे रख लिए। अब यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, आई नॉट स्क्वायर, ये डबल आई सॉरी ये 1/t है, ये आई नॉट स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आई स्क्वायर नॉट, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर जो कांस्टेंट है इसको बाहर रख लिए क्योंकि आई बराबर ये होता है, आई स्क्वायर बराबर ये होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके बच गए, नीचे वाला का इंटीग्रेशन टी होगा सिंपली, इसका इंटीग्रेशन बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे टी को आपका वेरिएबल की तरह वर्क करेगा और ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा, और ये कहां से कहां है 0 से टी। अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, अब देखिए आप जानते हैं ऑलरेडी, सॉरी ये 0 से टी है इंटीग्रेशन, बट आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट मींस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये तो इतना आप जानते ही हैं। अब इस 2 को आप अगर बाहर ले लेते हैं कॉमन तो आप क्या ऑपरेट करेंगे देखिएगा फिर से। चलिए इस पोर्शन को रब कर ले, इसको अगर रब करते हैं तो देखिएगा अगर इसको 1 का ये 2 को इसके साथ ले लेते तो क्या होगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी dt लिखना भूल गए, ये t हो जाएगा माइनस ये cos 2 ओमेगा t का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा
साइन टू ओमेगा टी, सॉरी कॉस टू ऑलरेडी है ना, माइनस टू हो गई, माइनस है, कॉस है तो साइन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या है आपका 2 ओमेगा, यू कैन राइट 2 ओमेगा, कहां से कहां हो जाएगा 0 से t, और ये t किसका फंक्शन है स्मॉल t का, तो t स्मॉल t कैन बी रिप्लेस्ड बाय t आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो यू गेट इट विल बी I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t इनटू, अगर कैपिटल T पुट करेंगे t की जगह पर तो कैपिटल T माइनस, इसमें अगर पुट करेंगे तो sin 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और फिर आप इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो इसकी कहानी यहीं से खत्म, इसकी कहानी यहीं खत्म, तो फाइनली आप क्या ऑब्टेन कर लिए, ये आपने ऑब्टेन किया I नॉट स्क्वायर बाय 2t इनटू t माइनस sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अगर आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया तो आप क्या करेंगे, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन करेंगे I नॉट स्क्वायर बाय 2, नीचे आप लोग को नहीं दिख रही है, चलिए इस पार्ट को भी हम लोग रब कर लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप लिख करके फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे ताकि समझ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा I नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस, अगर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या बचेगा I नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 t इंटू ओमेगा। अब इसको फिर से अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं I नॉट स्क्वायर ये हो गया, अच्छा साइन वगैरह सही है ना, हाँ सही, सारा सही है, अगर यहां तक आ गया तो अब इसमें क्या आप आराम से कर सकते हैं कि ये आपका हो गया 0 से t, ये स्मॉल t रखिए ठीक रहेगा, कैपिटल T मत रखिए, सही रहेगा। अब ये जो आया इतना आ गया I नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस, अच्छा कैलकुलेशन तो सही है सब जगह, I नॉट स्क्वायर t, एक t तो नीचे था, dt कैंसिल हो गया, फिर एक माइनस 1 माइनस, ये सही है, ये माइनस सही है, चलिए हाँ, तो अब ये आ गया, इसको अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू अगर सारे टर्म्स का वैल्यू पुट करके रखेंगे इसमें जो भी टर्म से है, तो आप फाइनली इसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे 0.71 I नॉट, ये आप ऑब्टेन करेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक, ये मतलब इसका स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का होगा किसका IRMS का स्क्वायर, किसके बराबर होगी IRMS का होल स्क्वायर, उसके बाद यहां से IRMS क्या होगा, इसलिए नीचे आपको दिख रही है, इसलिए IRMS जो होगा आपका 0.71 I नॉट होगा, इसमें सारे टर्म्स का वैल्यू पुट करने के बाद आप यही ऑब्टेन करेंगे, तो ये जो हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया, समझ गए कंक्लूजन करने के बाद। तो आपका दूसरा क्या टर्म हो गया, इससे पहले जो हम निकाले थे E बराबर इप्सिलॉन, उसमें हमने इससे पहले जो आपको एक्सप्रेशन दिए थे इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन बराबर, तो उसमें हमने क्या दिया था कि आपका सॉरी इप्सिलॉन कर रहे हैं I एवरेज, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट जो होता है वो आपका 0.63 इनटू I नॉट हो जाता है, और यहाँ पे दूसरा हमने दिया कि IRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर, वो आपका क्या हो जाएगा 0.71 I नॉट, तो ये आपका एक एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हो गया, एक आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी हो गया। चलिए अगर इस दोनों को समझ गए तो हम लोग तीसरा टर्म लेते हैं, वो है आपका, देखिएगा तीसरा क्या है, इसको रब कर ले, चलिए इसको रब कर लेते हैं, इसका कहीं कहीं यूज होगा इसलिए हम इसको रब नहीं करते। अब जो मेरा नेक्स्ट टर्म है उसको समझते हैं, देखिएगा नेक्स्ट टर्म है आपका रूट, मतलब आरएमएस जो है, कभी कभी एग्जाम में आप लोग से ये पूछ देता है, इसलिए हम लोग उसको भी समझते हैं। जब आपका व्हेन फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस अलग अलग केस में हम लोग निकालेंगे कि एसी का वैल्यू क्या क्या होगा अगर उसमें केवल रेसिस्टेंस हो, अगर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस हो, अगर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है अलग अलग, जिसको हम लोग एलसी सीएलआर सब इस तरह से बोलते हैं, उन सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन AC having प्योर रेसिस्टेंस, अगर AC के पास प्योर रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तो अगर AC के पास प्योर रेसिस्टेंस होगा तो अगर हम इसके सर्किट कुछ स्मॉल में बना लेते हैं, देखिएगा मान लीजिए आपका कोई सर्किट है,
ये आपका ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये मान लीजिए आपका एसी है, कोई करंट है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए लेट आई बराबर क्या हो रहा है, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, जो कि आपका ये इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन है, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, अगर हम इस रेसिस्टेंस के अलोंग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फाइंड करने के लिए बिटवीन द बोथ पॉइंट, देन यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V बराबर आई आर। यहाँ पर ये V की तरह रोल करता है तो V बराबर आई आर हो गया। अगर ये V बराबर आई आर हो गया, इसको लिख सकते हैं R इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी सिंपली। दैट मींस आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सो ये आई नॉट इंटू आर जो हो गया आपका क्या हो गया, आई नॉट इंटू आर हो गया इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आई आर हो गया तो इप्सिलॉन नॉट इसको कह सकते थे, ई बराबर क्या हो गया इप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये आ गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या हुआ, वेयर इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर टाइम्स आई नॉट, दैट इज, यहां से क्या स्पष्ट हुआ, दैट इज इन केस ऑफ AC having pure resistance, instantaneous current and EMF are always इन फेज, तो ये दोनों का दोनों आपका फेज में होगा एंड हेंस नो फेज डिफरेंस। इसलिए क्या होगा, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा, एसी एंड ईएमएफ ऑलवेज आर इन फेज, मतलब दोनों का दोनों देख रहे हैं, साइन का ही फंक्शन आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कोई फेज नहीं है, और अगर साइन और कॉस का फेज आता तो वहां पे क्या होता है, लैगिंग या आपका आउट का होता है, मतलब लैग या होगा या लीड का, मतलब लैग का मतलब पीछे हो जाना या लीड का मतलब आगे हो जाना, तो आपका कुछ पर्टिकुलर एंगल से, बट दोनों का दोनों साइन फंक्शन है। जब अगर आपका अल्टरनेटिंग करंट के पास केवल प्योर रेसिस्टेंस है, तो इन दैट केस देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फेज डिफरेंस, बिकॉज फेज डिफरेंस का मतलब दोनों के एंगल में कुछ डिफरेंस हो जाना, चाहे π/2 से हो या पाई से हो या किसी तरह से, तो यहाँ पे कोई फेज नहीं होगा। दोनों का दोनों आपका देख सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट बाय इप्सिलॉन की जो आया पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका आया कुछ भी आ जाए इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, और आई बराबर है आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, बट यहाँ पर एंगल जो है दोनों का सेम है, साइन का फंक्शन है, और ओमेगा टी, इन दैट केस देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बात को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है क्या कि इन व्हिच केस देयर डजंट एग्जिस्ट फेज डिफरेंस, मतलब डजंट एग्जिस्ट कहते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, दैट मींस फेज डिफरेंस विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो इस केस में कोई आपका फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं, फेज डिफरेंस नहीं होगा, दैट मींस ये उस केस में आपका प्योर रेसिस्टेंस का होगा। याद रखेंगे इस बात को, अगर फेज डिफरेंस जीरो होगा और ये आपका कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा और कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दैट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस, इन दैट केस दैट AC having only pure resistance। समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट बन जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, AC having pure capacitance, इसको रख कर ले देखिएगा, AC having pure capacitance, तो अगर प्योर कैपेसिटेंस होगा तो प्योर कैपेसिटेंस के केस में क्या होने वाला देखिएगा, इस रेसिस्टेंस को हटा करके यहां पर हम कैपेसिटेंस डाल देते हैं। तो प्योर कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, इसका हम डायग्राम बना ले थोड़ा सा, तो यहां पे आपका इस तरह से रहेगा, तो यहां पे जो होता है आपका फेज डिफरेंस π/2 होता है। क्या होता है, फेज डिफरेंस π/2 होता है, कैसे होता है वो देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये सब प्रूफ करने के लिए पूछेगा ना, इसलिए हम लिख देते डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है आप लोगों को Q बराबर VC, तो यहाँ पे ये V विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस V इक्वल टू Q/C, तो ये जो V बराबर Q/C हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस
that will be epsilon. Simply if you suppose for potential difference by epsilon, then you can say that epsilon is equal to q by c, that will be same as the पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो q by c के बराबर हो जाएगा, जहां c आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट को शो करेगी। अब यहाँ पे क्या है, q by c हुआ। सो आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर यहाँ पे 1 by c को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका इसका जो डेरिवेटिव होगा, जैसे इतना बराबर q by c हो गया, और आप जानते हैं ऑलरेडी कि इसका अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी द 1 by c टाइम्स i dt, तो 1 upon c into i dt होगा। तो यहाँ पे i बराबर क्या कर सकते हैं, i नॉट sin ओमेगा t, तो i नॉट को अगर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, i नॉट by c into sin ओमेगा t with respect to t। अब जो है अगर sin ओमेगा t का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर देखिए क्या ओपन करेंगे, i नॉट by c sin ओमेगा t का होता है, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका डेरिवेटिव ये आपका इसके कोएफिशिएंट से भाग हो जाएगा, और ये आपका इतना आ गया, और ये जो आपका ओमेगा हो गया, अगर आई नोट बाय ओमेगा से, और इसका माइनस का ऑप्शन यहाँ पर रखिए। अगर माइनस को इसके अंदर में रखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन, पहले तो माइनस को बाहर रखिए, और इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो इस केस में अगर इस माइनस को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो इट कैन बी रिटन एज आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इनटू, ये इसको अगर अंदर डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, sin माइनस टी टर्म माइनस है, तो माइनस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस टर्म, दैट मींस यू कैन राइट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो पहले जो एंगल था वो ओमेगा टी था, लेकिन अब ये जो एंगल आ गया आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दैट मींस यहां पर क्या हुआ, लैगिंग हो रहा है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटेंस देयर एग्जिस्ट लैगिंग, लीडिंग, और कभी कभी तो पर्टिकुलर एंगल दे देता, लैगिंग विथ पाई बाय 2, फिर आपको दे देगा लीडिंग विथ पाई बाय 2। तो कैपेसिटेंस के केस में यहां पर क्या हो रहा है, लैगिंग हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सो ये आप लिख लिए, सो हियर यू कैन से दैट, so in case of pure capacitance, the EMF lags behind the current। जो EMF लैग करता है वो करंट से, the current by a phase difference with pi by 2। ये pi by 2 से आपका लैगिंग हो जाता है, क्योंकि आपने भी तुरंत लिखा है इप्सिलॉन इज इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा सी इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दैट रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि इस ये आई नॉट बाय ओमेगा सी जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सी, चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका sin ओमेगा टी को हम उसी तरह से छोड़ देते हैं। एक्सी इनटू आई नॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा सी को हम एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई नॉट को आप उसी तरह से छोड़ दें, एक्सी आई नॉट इनटू sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इन दैट केस एक्सी कैन बी टेकन वेयर, हियर लिखिए आप लोग, वेयर एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स रिएक्टेंस, x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, x इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ओमेगा सी, x इज इक्वल टू आपको स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी। याद रखेंगे अगर आपको रिएक्टेंस का वैल्यू चाहिए ना तो ये कब एग्जिस्ट करते हैं, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटेंस में एग्जिस्ट करती है, दैट विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, वेयर सी रिप्रेजेंट्स कैपेसिटेंस एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी by which we rotate coil, by which we rotate coil। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग थर्ड केस लेते हैं जो कि है AC having pure inductance, AC having pure inductance।
तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव का जो जो पोर्शन है आप लोग ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इसको अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आपको दिक्कत बहुत होगी। हम बार बार आपको बता रहे हैं, लिखिएगा। अगला टर्म आता है केस थर्ड, हमने 2 केस ले लिए। अगला आता है एसी हैविंग प्योर इंडक्टेंस। अगर एसी के पास आपका प्योर इंडक्टेंस होगा तो क्या होगा, देखिएगा। तो हम तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसमें से आई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है और यहाँ पे आपका ये गैल्वेनोमीटर होगा, चलिए ले लीजिए। अब जो है आपका ये इंडक्टेंस, और आपको पहले मैं आंसर बता दूंगा, फेज डिफरेंस π/2 होगा। अब हम लोग ये साबित करते हैं पहले कि यहाँ पे लैगिंग होगी या लीड होगी। तो आप ये सर्किट को पहले बना लीजिए, ये आपका इंडक्टेंस हो गया, ठीक। अब ये इंडक्टेंस हो गया तो सबसे पहले देखिएगा, लेट हम लोग जैसा कि जानते हैं I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है कि I बराबर इतना जानते हैं ना, तो हमको EMF और I में लैगिंग और लीडिंग फाइंड करना है। तो I बराबर हम लोग जानते हैं, तो एज यू नो दैट EMF इज इक्वल टू क्या होता है L di dt। पिछले के एक्सप्रेशन में हमारा जब मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने इसको निकाल करके दिया होंगे, तो इसको लिख सकते हैं L इंटू, अगर I का जगह पर हम लिख दे I नॉट sin ओमेगा t, देन यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ I नॉट, दैट मींस I नॉट इंटू sin ओमेगा t आफ्टर टेकिंग कॉमन from the differential coefficient you can write L times I naught into differential coefficient of sin omega t with respect to t. After it you can write just like it, L times I naught into, after differentiating sin omega t then you get t times cos omega t। तो यहाँ पे होगा L times I naught into t into cos omega t। तो ये हो गया आपका पूरा टर्म एक्सप्रेशन। अब ये cos में कन्वर्ट हो गया, अब इसको हम sin में ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा L I naught into t into cos sin ओमेगा टी प्लस π/2। क्या आ जाएगा ओमेगा/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/2। अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा टी था, ये π/2 ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया लीडिंग हो गया, आगे बढ़ गया। तो इसको लिख सकते हैं अब इसी को हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट, L I नॉट को लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या π/2 जो भी लिखे, ओमेगा टी लिखने इसलिए हम लिखते हैं ताकि लीडिंग, वास्तव में एंगल को इधर लिखना चाहिए लेकिन इसलिए इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको लीडिंग और लैगिंग समझ में आए, स्पष्ट पता चले। तो ये लिख दिए। अब जो है आपका यहाँ पे कह सकते हैं वेयर, फिर से इसको रब कर ले। अब रब करने के बाद देखिए एक स्टेप 2 स्टेप और है, बस इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। सो हियर यू कैन राइट इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ये जो आया ना L I नॉट इज इप्सिलॉन है ना, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू XL इनटू I नॉट। कैसे लिखेंगे, अब देखिएगा XL इनटू I नॉट, इस I नॉट है ना LT इनटू sin ओमेगा t प्लस π/2 को हमने XL मान लिया, और ये आपका I नॉट यहाँ पे जो था इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। I नॉट को उसी तरह से हमने रहने दे दिया, ये I नॉट है, ये आपका L है, I नॉट को हमने उसी तरह रहने दे दिया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं XL इनटू I नॉट वेयर, अच्छा इसको हम XL बराबर लिख सकते हैं क्या, ये जो XL है ये आपका किसके बराबर है ओमेगा इनटू L। अच्छा एक चीज और छोड़ दी है क्या, अच्छा ये T लिखा रहा है ना, सॉरी यहाँ ओमेगा ना हर जगह होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे sin ओमेगा t को अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो sin ओमेगा t का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पहले तो cos ओमेगा t होगा, फिर ओमेगा t को अगर आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा ना होगा, याद रखिए, तो ओमेगा हो जाएगा और फिर ये t की जगह पर ओमेगा होगा। हमें लग रहा था ओमेगा हम लिख रहे हैं, अब जो है आपका, अच्छा अभी आ गया, तो L इंटू ओमेगा को हम XL सपोज कर लेते हैं, तो XL को हम L इंटू ओमेगा नेट और I नॉट इंटू sin ओमेगा t प्लस π/2 को हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीटली I नॉट, ये I नॉट इंटू sin ओमेगा π/2 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे जो आ गया वेयर इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू XL इंटू, ये जो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ये पूरा है L I नॉट इंटू ओमेगा, ध्यान से रखिएगा इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू L I नॉट इंटू ओमेगा वेयर इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू XL इंटू L I नॉट, जहां पर आपका XL जो है आपका, एक बार और इससे पहले हम लोग लिख ले थोड़ा सा, देखिएगा ये ओमेगा इंटू L इंटू, इसकी जगह पे हमने ये लिखा, तो ये इप्सिलॉन नॉट जब इसके बराबर होगा तो इसी को हमने ओमेगा L को लिख दिया XL और I नॉट उसी तरह से, दैट मींस ओमेगा L इंटू I नॉट। ये फिर से हमने एक बार रिपीट कर दिया है, thus the EMF leads the current,
मतलब ईएमएफ जो जाएगा करंट से, कौन, ईएमएफ लीड्स टू द करंट बाय पाई बाय 2 बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय 2। मतलब ये हुआ कि अगर लीडिंग करेगा ना तो पाई बाय 2 से ये हमेशा आगे रहेगा फेज डिफरेंस। चलिए अगर इस चीज को आप समझते हैं, एक नोट और भी लिख लीजिएगा, हेयर also the effective resistance of the coil, और इस कॉइल का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो आपका एक्सएल हो जाता है, जो कि ओमेगा इंटू एल होता है। इसको भी हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस। क्या पढ़ते हैं, रिएक्टेंस। ये किसके लिए हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्योर इंडक्टेंस के लिए। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था प्योर कैपेसिटेंस के लिए, दैट विल बी 1 अपॉन ओमेगा एल आता था, लेकिन ये आपका ओमेगा इंटू एल आ गया। चलिए तो इस बात को फिर से आप समझ लेंगे, ये किसके लिए हो गया रिएक्टेंस। इससे पहले जो हम लोग था वो आपका रिएक्टेंस था फॉर कैपेसिटेंस के लिए, और ये आपका है प्योर इंडक्टेंस के केस में। अब देखिए चौथा केस में आपका क्या है, बस इसमें जो भी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग याद रखिए, इसको रब कर लेते ना। इसके बाद आपका ज्यादा टफ है ना, अगर इतना आप समझ के रखते तो बहुत ही क्विक में आप आगे निकल जाएंगे। देखिए अगला आपका आता टर्म, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा ऐसे आपका टाइम भी ओवर हो रहा है, हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास नहीं ओवर करते क्योंकि आपका 1 घंटा से ज्यादा हो गया क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस जो करेंगे ना, मैन्युअल रूप से डिस्कस करेंगे। फिर उसमें अगर कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस एक साथ हो जाए, कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस और आपका इंडक्टेंस एक साथ हो जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट केस में क्या होगा उसका हम लोग वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स। फिर से अगेन हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, हमने पिछले क्लास में इन डिफरेंट केस में हमने बताया था कि व्हाट विल बी द लैगिंग और लीडिंग बिटवीन द कैपेसिटेंस, सॉरी बिटवीन द कैपेसिटी in case of capacitance, in case of when AC having capacitance, or in case when AC having रेसिस्टेंस। तो इन डिफरेंट केस में फिर हमने एक लास्ट में बताया था आपको जो पिछले टॉपिक में इम्पिडेंस। तो अगर अलग अलग केस जो आता है हर केस में, सॉरी इम्पिडेंस बोल रहे हैं, इंडक्टेंस, तो हर केस में वो कब लीडिंग होता है कब लैगिंग होता है, ये चीज के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन एसी हैविंग, अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, हमने पिछले क्लास में जो आपको इन केस ऑफ कैपेसिटेंस में पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला आता है तो 1 अपॉन ओमेगा सी पढ़ाया था। फिर एक बार मैंने लास्ट में ओमेगा इंटू एल बताया था, वो कब बताया था, कैपेसिटेंस के केस में। तो ये अलग अलग जो केस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इंडक्टेंस के केस में भी यही आया था। तो ये जो अलग अलग केस में जो हम बता रहे हैं ना, इस बात को याद रखिएगा किस केस में क्या ऑपरेट कर रहे हैं। और याद रखिएगा रिएक्टेंस का जो एसआई यूनिट है, रिएक्टेंस एसआई यूनिट, ये आपका होता क्या है, ये चैप्टर ऐसे ही है। तो इसका जो होता है ना आपका ओम ही होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड में कभी कभी पूछ जाता है। रिएक्टेंस है ये, रिएक्टेंस एक रेसिस्टेंस का भी ओम होता है और रिएक्टेंस का भी ओम ही होता है, दोनों। चलिए केस थर्ड में, व्हेन एसी हैविंग रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अगर एसी के पास रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस है तो सबसे पहले सर्किट को फॉर्म करते हैं। अगर सर्किट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, एक पहले रेसिस्टेंस होगा फिर एक इंडक्टेंस होगा, तो वो भी हम बना लेते हैं, इसको मैं एल से डिनोट कर लेते हैं। चलिए अब इसका जब ये इसका ग्राफ ले लिया, हो गया, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। अब जो है आप अगर यहाँ पे देखिए, ये आपका आर है और ये एल है। अब जानते हैं कि एक केस में जो होता है आपका कुछ लैगिंग और लीडिंग होता है, तो यहाँ पे इसका हम सबसे पहले कह सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक करंट को अरेंज करते हो और वाई एक्सिस पे आपका ये आपका इन केस ऑफ इंडक्टेंस जो है आपका ये आपका ईएमएफ है, तो इंडक्टेंस के केस में आपका जो होता है आपका क्या होता है, लीडिंग होता है। तो इंडक्टेंस के केस में जो होता है, मान लीजिए आपका फाई से है, क्या है, फाई से है। तो अगर ये फाई से है तो आप इस केस में जो लीडिंग है वो आपको फाई से है, तो इस केस में अगर लीडिंग ये फाई से है
तो मान लीजिए ये इससे यार, तो ये जो आपका रिएक्टेंस ये बीच का जो आपका ई नॉट हो जाएगा, मान इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, और आपका ये है, ये सी है, ये बी है। तो इस केस में ये जो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगी बीच से चलेगी। तो ये जो रिजल्टेंट जब बीच से चलेगी तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस के बीच में जो अक्रॉस ये रेसिस्टेंस के मिडिल में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन देम बोथ पॉइंट, उसको कह सकते हैं रेसिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट। देन यू कैन राइट इप्सिलॉन आर, दैट मींस यहां पर रेजिस्टेंस ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की तरह यहां पे वर्क कर रहा है, तो इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सएल इनटू आई नॉट, दैट विल बी ओमेगा एल इनटू आई नॉट। यू कैन बी राइट ओमेगा एल इनटू आई नॉट, और इसको अगर ग्राफिकली देखेंगे तो ये ओमेगा के इप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, ये ओमेगा एल इनटू आई नॉट, वाई जो इप्सिलॉन आ रहा है जैसे इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ये आपका किसके बीच में है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जस्ट लाइक ओबी के बराबर है आपका, ये ओबी के बीच में आ गया। ठीक, अब जो है आपका यहां पे देखिएगा, देन इफेक्टिव ईएमएफ, अगर आप इफेक्टिव ईएमएफ निकालेंगे यहां पर, तो अगर इप्सिलॉन नॉट कहेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ईआर का स्क्वायर प्लस ईएल का स्क्वायर, तो एक ईआर का स्क्वायर जो कि आपका कांस्टेंट रहेगा, और ईआर का वैल्यू जो आपका ईआर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ईआर का हो जाएगा, एक ईआर की वजह से जाएगा, एक आपका ईआर की वजह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में जा लिया, एक आपका परपेंडिकुलर केस में, तो दोनों की केस में आपका ये क्या आ जाएगा, ये आप ईआर नॉट स्क्वायर प्लस ईआर का स्क्वायर प्लस ईआर का स्क्वायर होगा। अगर ये हो जाएगा तो आप ईआर के स्क्वायर को नीचे आप लोग को दिख रही है, चलिए अगर ये आपकी हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, सिंपली एक्सएल का स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों में हम आई नॉट को मान लें, क्योंकि इसको लिख सकते हैं आई नॉट आर स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल स्क्वायर, जो फाइनल हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था। तो इसको इस तरह से जब लिख सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया ना, तो ये आई नॉट इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये एक्सएल जो आपको किसके बराबर है, ओमेगा इन 12 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया। अब जो है ये आई नॉट ये आर स्क्वायर प्लस अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर, ये जो होता है ये आपका जेड से डिनोट किया जाता है, और हियर जेड इज कॉल्ड हियर, इसको रट कर ले, हियर जेड इज कॉल्ड आपका जेड जो हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये जो आपका आ गया, ये जो आपका फॉर्मूला वन ये आ रहा है, ध्यान से रखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट अंदर में, तो ये जेड जो इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस, इंपेडेंस इन केस ऑफ आर एल, इसको हम आरएल सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंडक्टेंस को किससे डिनोट किया है, एल से, तो इसको हम लोग आरएल सर्किट के किस भी बोल देते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आरएल सर्किट, इन केस ऑफ आरएल सर्किट जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट मींस इट विल बी द इंडक्टेंस, और कोई फार्मूला भी पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जेड इनटू आई नॉट, इस बात को याद रखेंगे, कभी-कभी ये भी पूछ देता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जेड इनटू आई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन हाफ, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये आपका एप्सिलॉन आर है ना, फाइनल हो गया ना, सॉरी। तो इस तरह से इस बात को आप याद रखिए। चलिए अगर इस चीज को समझ गए तो अब क्या है, हम लोग ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में लैगिंग या लीडिंग निकालेंगे। तो देखिएगा, इसको रब करने से पहले यहां तक आप लिख लीजिए। अब देखिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं लीडिंग या लैगिंग। देखिए 10 द ईएमएफ leads the current by a phase difference phi। यहां पे इसलिए क्या हुआ, फाई से वो हमने वहां पे जो ग्राफ बनाया था ना इस तरह से, यहाँ पे देख रहे थे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, फाई था। तो अगर ये फाई से डिफरेंस करता तो हम लोग फाई का वैल्यू निकालते। सो यू कैन राइट 10 फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या था, इप्सिलॉन नॉट था, ये आपका इप्सिलॉन आर था, तो यहाँ पे 10 फाई बराबर क्या कर सकते हैं, इप्सिलॉन एल डिवाइडेड बाय ये इप्सिलॉन आर था ना, सॉरी इप्सिलॉन एल था और इप्सिलॉन आर था, तो इप्सिलॉन एल बाय इप्सिलॉन आर हो गया, कह सकते हैं इप्सिलॉन एल बाय इप्सिलॉन आर दैट विल बी एक्सएल बाय आर, और ये आपका एक्सएल बाय आर हो गया। और फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कह सकते हैं डब्ल्यू एल बाय आर, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू आपने ऑब्टेन किया था डब्ल्यू इनटू एल। तो फाइनली जो tan फाई बराबर आ गया, ये आपको डब्ल्यू एल बाय आर हो गया। ये अगर यहां से फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं तो लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, इट रिप्रेजेंट्स फाई जो आपका हो गया ये tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि
आपका ये फाइव का वैल्यू ओमेगा एन इंटू आर हो गया। सो इसको रब कर लेते हैं। सो आपका ईएमएफ जो होगा दैट मींस इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो होगा आपका क्या होगा, जेड इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पे फाइव क्या होगा, वो लीडिंग कर रहा है, तो इन केस ऑफ आरएल सर्किट देयर एग्जिस्ट लीडिंग, तो कह सकते हैं इसको ई बराबर जेड इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट विल बी जेड का वैल्यू आप चाहे तो लिखना तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आपका लीडिंग फाइन एग्जिस्ट कर रहा है, और इस केस में आपका जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा किस केस में, आरएल सर्किट के केस में। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट जो है आपका केस, वो है एलसीआर सर्किट। मतलब एल मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर इंडक्टेंस, तो यहाँ पे कर सकते हैं एसी हैविंग एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। एल मतलब इंडक्टेंस। तो ये सर्किट के केस में आपका क्या होगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन देखिए। सबसे पहले तो एक हम सर्किट बनाएंगे जिसमें तीनों प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेसिस्टेंस, ये हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं इंडक्टेंस और सॉरी कैपेसिटेंस, ये रेसिस्टेंस ये कैपेसिटेंस, और उसके बाद हम ले लेते हैं फिर इंडक्टेंस। तो इस केस में आपका यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लेंगे। चलिए ये ले लिए। अब हम लोग चलते हैं सिंस यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि E बराबर इप्सिलॉन नॉट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी तुरंत हमने फाइंड किया है, ये E बराबर हो जाएगा। और उसके बाद लेट द इंस्टेंटेनियस करंट बी I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। जैसा कि इसी फॉर्म में होता तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं, ऊपर में कोई क्वेश्चन, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि I बराबर होगा, मान लिया आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R बराबर ये क्या होगा, R इंटू आई नोट, सिंस फाइव इक्वल टू क्या होता है जीरो। यहाँ पर इन केस ऑफ आपका रेसिस्टेंस आपका लीडिंग लाइन कुछ नहीं होता, आपका फाइव जीरो हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिंपली आप लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू कैपिटल आर इंटू आई नोट, ये लिख लिए। अब देखिए फिर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस के केस में कहेंगे तो यहाँ पे ER की जगह पे हम क्या लिखेंगे, EC that will be Q by C। Finally you can write it, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt क्या हो जाएगा, I dt। यहाँ I dt क्योंकि Q बराबर आपको क्या होता है I t, तो I इंटू dt क्योंकि इंस्टेंटेनियस हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, अब ये जो आ गया इसके बाद क्या है कि आप इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग नीचे में दिख रही है, आप लोग को नहीं दिख रही है, एक मिनट। चलिए इसको हम यहाँ पे फिर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, ये आ गया, सॉरी I dt। अब ये जो आपका आ गया 1/C, तो इसको क्या लिख सकते हैं XC इंटू आई नोट, इसको क्या लिख सकते हैं XC इंटू आई नोट। तो ये आपका I dt है, XC इंटू आई नोट हो गया। अब ये XC इंटू आई नोट हो गया क्योंकि आपको पहले ही बता चुके कि ये जब XC इंटू आई नोट हो, पीछे भी हमने इसका कंक्लूजन निकाल करके निकाला था, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं XC बराबर 1/ओमेगा c हमने फाइंड करके रखा था पहले ही, एंड फाइव इक्वल टू क्या था पाई बाय 2 था इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर XC इंटू आई नोट आ गया। सो EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल के केस में जो आपका कॉइल में जो आपका EMF इंड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, ये हो जाएगा EL इज इक्वल टू L इंटू डी आई डी टी, हमने फाइनली ओपन किया था। तो यहां से हम लोग क्या निकाले थे, बीच बीच में पीछे वाला भी हम लोग को लेना पड़ेगा, इसको रब कर लेते हैं। देखिए तो पीछे में जो हमने कैलकुलेट किया था ना वो क्या निकाला था, फाइनली इसको जब हम कैलकुलेट किया था तो निकाला था XL इंटू आई नोट, क्या निकाला था XL इंटू आई नोट। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं वेर XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L,
एंड फाइव इक्वल टू पाई बाई टी। ये आपका किस केस में, ये आपका एल की केस में है, इन केस ऑफ इंडक्टेंस की केस में हमने निकाला था। ठीक, तो ये तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिया था। सो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि एक ग्राफ ड्रॉ कर ले, इस सर्किट को मिटा लें, सर्किट को मिटा लेते हैं। अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर में आपका वाई एक्सिस रहेगा और नीचे में आपका नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका इन केस ऑफ रेसिस्टेंस की केस में आपका इधर जा रही है और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में EL माइनस EC जा रही है। ठीक, ये आपका EL माइनस EC का मतलब हुआ कि आपका जो EMF का डिफरेंस है इनके बिटवीन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो दोनों के केस में हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये दोनों जा रहा है, तो इस केस में आपका क्या पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ये अगर मान लीजिए फाई है, ठीक, तो और इस केस में ठीक, ये तो आपका रिप्रेजेंट करेगा ई नोट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका अगर मान लीजिए इसको ए, इसको सी और इसको अगर आप बी मान लेते हैं, सॉरी सी मत मानिए, इसको पी मान लीजिए, क्योंकि सी वगैरह ऐसे ही ए पी बी, पहले ही हम लोग सी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हेंस क्या कर सकते हैं, EL जो होगी माइनस EC इज इक्वल टू OC माइनस OD, वेक्टर से आप कर सकते हैं आराम से। OC, अच्छा हमने C नहीं माना था ना, OP हो जाएगा यहाँ पर, OP माइनस OD, OP माइनस OD, तो OA यहाँ पर आ जाएगा ना, इस तरह से ये आ जाएगा। यार मैंने इसी को बोल सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसको अगर हमने ऐसा मान लिया, EC EL माइनस AC, और ये EC का डायरेक्शन हम इधर ले लेंगे, तब ना EL माइनस EC ऊपर जाएगा ना। इसको भी शो कर लीजिए, डायग्राम को सही से बनाना है आप लोग को। और ये PB मान है, EC इक्वल टू, हाँ अब हो गया। अब देखिएगा, अगर ये आप OP माइनस OA इसको लिखते हैं, ठीक, तो इस केस में AP OA माइनस OP, हाँ ठीक है, तो ये EC आ गया। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में इसको हम EC को लिखे, ऊपर में EL था, तब जाकर के दोनों को ऐड करेंगे तो आपका EL माइनस AC हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर यहां तक पहुंच गए तो EL माइनस AC इक्वल टू OP माइनस OA, दैट विल बी XL माइनस XC इंटू I नोट, इजीली हम लोग लिख सकते हैं, XL माइनस XC इंटू I नोट। हाँ, ये यहां से आ जाएगा, OP माइनस OA बराबर क्या होगा, EL माइनस इसी का EL का फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसी का लिख दिया, दोनों में I नोट में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये अगर कॉमन आ गया तो हियर cos फाई जो होगा आपको क्या होगा, सॉरी cos फाई कहते हैं, cos फाई, तो इस केस में आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि अगर ये EC माइनस EL है तो XL माइनस XC इज इक्वल टू I नोट एंड XL EL, अच्छा ये आ गया। अगर ये आपका I नोट इंटू टाइम्स आ गया तो मुझे फाइंड करना है, अच्छा अब आ गया, देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सो नेट EMF जो होगा आपको EMF फाइंड करना इज इक्वल टू अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका OF के बराबर हो जाएगा। अब इतना आ गया तो आप यहाँ पर EL को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, यहाँ पे दिख रही है तो इसको लिख सकते हैं अंदर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर इनटू I नोट, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा नीचे आप लोग को दिख नहीं रही, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट हम लोग रब करते हैं, इसको रब कर ले। ये सब वैसे पूछता ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछ देता है, आप लोग को ये प्रूफ वगैरह करने के लिए नहीं देगा क्योंकि काफी वास्ट हो जाता है सब। तो यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं क्या आप लोग, अंडर रूट R स्क्वायर, EL का जो आपका ER है, ये आपका C है, EL को R स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये आपका EL माइनस X, इसको हम क्या लिख सकते हैं XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इनटू I नोट हो जाएगा सिंपली। अब इसी को फिर लिख सकते हैं फाइनली क्या, 1/r स्क्वायर प्लस XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस XC को लिख सकते हैं 1/ओमेगा C, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर इनटू I नोट ये आ जाएगा। और फाइनली इसको हम Z इनटू I नोट लिख सकते हैं। हेयर Z जो हम काला
आपको कह सकते हैं इसको इम्पीडेंस, क्या कह सकते हैं इसको, इम्पीडेंस। हेयर जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस। याद रखिएगा यहाँ पर जो अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर आया इनटू आई नॉट, तो ये रिप्रेजेंट करता है अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। हेयर यू कैन सपोज दिस टर्म एज जेड एंड जेड इज कॉल्ड सिंपल इम्पीडेंस। तो इन एलसीआर के केस में जो आपका इम्पीडेंस का वैल्यू होता है ये पूरा आ जाता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो अगर ये चीज आप लोग समझ गए कि इम्पीडेंस इक्वल टू ये हो गया, ठीक, तो अब आपका आता क्या है, हम लोग को फाइंड करना है कि लैगिंग होगा कि लीडिंग। इसको रब कर लेते हैं, फिर लैगिंग लीडिंग हम लोग समझते हैं से। अब यहाँ पे जो ग्राफिकली हमने फाई एंगल बनाया था वही तुम्हारा लैगिंग लीडिंग को बताएगा। सो द ईएमएफ लीड्स द करेंट by the phase difference phi such that ये phi से लीडिंग करेगा और phi इक्वल टू हम अगर tan phi निकाले तो क्या कहेंगे, tan phi बराबर xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r, सॉरी el माइनस ec डिवाइडेड बाय r। फिगर से हम यहां से कर सकते थे क्योंकि xl ये परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में था और आपका नीचे में जो था वो बेस में जो था आपका er था, तो फाइनली इसको कर सकते हैं क्या, xl माइनस xc डिवाइडेड बाय r, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आपका क्या आ जाएगा, इसी तरह से छोड़ दीजिए आप यहाँ पर लिखना चाहे तो xl बराबर आप जानते हैं ओमेगा इनटू l माइनस xc बराबर 1 ओमेगा इनटू c डिवाइडेड बाय c r। ये जो इक्वेशन हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया क्या, इस एंगल से वो क्या करेगा, लीडिंग करेगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि ये जो आपका एंगल हो गया ये आपका लीडिंग का एंगल हो गया। अब जो है आपका यहां से एक दो लाइन और मैथमेटिक्स हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिए ये आ गया। अब जो है यहां से आप अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे ना तो यहां से अगर आप इसी के हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपका जो आएगा वो ओमेगा नोट बाय 2 पाई के बराबर आएगा। आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत ईजी है। और इसके बाद आपका एक ओमेगा नोट जो आएगा, मतलब ओमेगा नोट का मतलब ओमेगा नोट बाय 2 पाई आएगा, और ओमेगा नोट का जो वैल्यू रहेगा अपन 1/√LC आ जाता है। इस दो फैक्टर को आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम बोर्ड में पूछ देता है, तो ये कॉमन है, डायरेक्ट हमने लिख दिया है, ठीक। और ये कुछ नहीं था, उसी का जो मैंने लास्ट कंक्लूजन निकाला था उसी के हेल्प से हमने ये फाइंड किया, ठीक। वहां पे क्या होता है ना कि z बराबर r हो जाता है, लिख लीजिए इन केस ऑफ z बराबर r। अगर z बराबर r होगा तो ये सारा आपका कनेक्शन निकल जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ z बराबर r हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या होता है मालूम है, दैट इज xl = xr हो जाता है। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन आप अप्लाई करेंगे। तो xl आप xr के बारे में तो जानते ही, दोनों क्या टर्म है आपका, ये आपका इंडक्टेंस की केस का है, ये आपका रेजिस्टेंस का केस है। तो दोनों केस में आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली आप अप्लाई करेंगे f0 = ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई और ओमेगा नॉट = 1/√LC। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आपका टर्म आता है टॉपिक, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में केवल फॉर्मूला वगैरह पूछ देता है, इसको प्रूव करने वगैरह नहीं पूछता है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है पावर कंज्यूम्ड, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनती है, बाय ए पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट। एसी सर्किट के द्वारा कितना पावर कंज्यूम होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले इन जनरल एज वी नो दैट द करेंट एंड ईएमएफ आर रिप्रेजेंटेड, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड बाय I = I0 × sin ओमेगा t। एंड अगर हम ईएमएफ की बात करें तो E बराबर E0 × sin ओमेगा t +5, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं Z × I0 × sin ओमेगा t +5। यहाँ पे याद होती है। अगर ये आप लोग समझ गए तो अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि पावर जो कंज्यूम होगा, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं Z × I0, पावर जो कंज्यूम होता है कितना होता है एसी सर्किट में, उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। सर्किट स्पेलिंग गलत लिखा गया, चलिए। तो कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। देखिएगा, चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका ग्राफ,
ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक, इस तरह से ले लीजिए, आपका प्लस से आपका माइनस हो गया, ये मैं यहाँ पे आपका ये हो जाता है। आप देखिए, तो यहाँ पे अगर इस सर्किट को लेते हैं तो एक दो टर्म आप लोग पहले से जानते होंगे कि आई बराबर आपका एप्सिलॉन बाय आर होता है, पी बराबर क्या होता है वी आई होता है, इसी को वी बराबर आई आर पुट करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे इप्सिलॉन इज इक्वल टू जेड इनटू आई नॉट हो गया। अब देखिए, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि द पावर, देखिएगा, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। अच्छा, तो ये आप जानते हैं कि P बराबर क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, और आई बराबर इप्सिलॉन बाय आर हो गया, ये बाय आर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई की जगह पे आई लिखेंगे आई बाय आर, तो ये आपका ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, एक आर काट देगा तो क्या रखेगा ई स्क्वायर बाय आर। इस बात को आप लोग जानते हैं, सो हम लोग लिख सकते हैं पी ए बी पावर इन एवरेज विल बी स्पेस के। मैं थोड़ा सा इस पार्ट को रब कर लेते हैं, इस पार्ट को आप लोग लिख लेंगे फटाफट। चलिए इस पार्ट को हम रब कर लेते हैं। अब जो देखिए इसी का थोड़ा सा मैथमेटिक्स पोर्शन है, यहाँ पे ऊपर पार्ट भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम बचते हैं, सब थोड़ी सी मैथमेटिक्स का सेक्शन है, देख लीजिए। इससे भी ऑब्जेक्टिव बराबर बनती रहती है, बहुत अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसे देखिएगा। सो आप यहाँ पे पी एवरेज को अगर डिफाइन करेंगे ना, इट इज डिफाइंड एज 0 से t, और यहाँ पे जो आपका आएगा वो e इंटू एल आ जाएगा, और e इंटू आई, सॉरी e इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि p बराबर vi होता है ना, तो v की जगह पे हमने यहाँ e लिया, तो e इंटू आई, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे dt डिवाइडेड बाय, इसके बाद आपका 0 से t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली dt। अब इसको अगर डिफाइन करेंगे तो नीचे में तो आपका t लाजमी है आना, और ऊपर में क्या होगा e इंटू आई है, तो e की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं e नॉट इंटू आई नॉट इंटू 0 से t, और इसके बाद आपका टर्म्स क्या बच जाएगा, सिंपली बच जाएगा आपका cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव डिवाइडेड बाय ये आपका t आ गया, तो t को हम बाहर तो आराम से ले सकते हैं 2/t, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो 2 से बाहर आ गया, t बाहर आ गया। अब जो है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे e नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2t इंटू इसका अगर आप t फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा तो ये e नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2t, उसके बाद इसमें अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आपने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin फाई, इसका होगा sin 2 ओमेगा t प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा,
तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन हो गया इतना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं सिंपली t इंटू इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको आ जाएगा cos phi t। आफ्टर पुटिंग हमने फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर लेते हैं sin phi t cos, इतना आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू आया है ठीक, यहाँ से टी टी कैंसिल, तो बचा क्या आपका ई नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t इंटू cos phi, ये बच गया। अब ये जो cos phi बचा ये आपका क्या है पी एवरेज है, और ये अगर आप गौर करें तो इसको आप क्या मान सकते हैं ई नॉट इंटू ये ई नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t। तो यहाँ पे एक चीज जो है आपका पी एवरेज बराबर एक आपका होता है ई आर एम एस, हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया था ई आर एम एस उसका वैल्यू ये था, एक इंटू आपका आई आर एम एस जो करंट आर एम एस था उसका एक वैल्यू ये हो गया इंटू कॉस फाई, क्या हो गया ये कॉस फाई। और इसको फाइनली फिर से लिख सकते हैं कि पी एवरेज जो हो गया आपका ये ई भी इंटू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पी वी बराबर क्या होगा ई वी इंटू आई वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका पावर बराबर क्या होगा ई इंटू आई। तो यहां पे जब ये जानते हैं तो टोटल जो आपका एवरेज में आता है सो एंड सिंस पीवी इज इक्वल टू ईवी इंटू आई वी, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो ये अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सिंपली सो पी टोटल जो आपका आ जाएगा पीवी इंटू कॉस फाई, ठीक ये आ जाएगा। फिर हेयर पीवी इज इक्वल टू ईवी इंटू आईवी, ये आपका कहलाता है वर्चुअल वर्क, क्या कहलाता है या वर्चुअल पावर बोलिए सॉरी वर्चुअल पावर, और ये पीटी जो होता है आपका रियल पावर कहलाता है, क्या कहलाता है रियल पावर। अब इस दोनों फैक्टर का अगर आप रेशियो करेंगे, इसको आप कर ले अगर दोनों फैक्टर को, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, क्या पूछेगा कि आपका वर्चुअल पावर और वर्चुअल पावर इक्वल टू ये हो गया और रियल पावर इक्वल टू ये हो गया, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द रेशियो। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं cos phi इक्वल टू pt बाय pv, तो ये जो pt होता है ये आपका रियल वर्क हो गया और pv का मतलब हुआ वर्चुअल वर्क, तो यहाँ पे टोटल दैट मींस रियल वर्क डिवाइडेड बाय वर्चुअल वर्क जो कहलाता है वो cos phi कहलाता है, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि आपका जो ये cos phi है किसके बराबर होता है रियल वर्क डिवाइडेड बाय, इसको रिवर्स कर देगा या इसको इसी तरह से करके कभी मल्टीप्लिकेशन में दे देगा कभी माइनस या एडिशन में दे देगा, तो आप याद रखेंगे pt बाय pv ही होता है, मतलब रियल वर्क डिवाइडेड बाय वर्चुअल वर्क। चलिए ठीक, और इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रू फैक्टर डिवाइडेड बाय वर्चुअल फैक्टर, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं, समझ गए। ये आपका होगा ट्रू फैक्टर बाय वर्चुअल फैक्टर इज इक्वल टू पावर फैक्टर, क्या होता है पावर फैक्टर। चलिए तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब अगर यहां तक आप लोग समझ गए तो अब आपका नेक्स्ट टर्म आता है चोक कॉइल। चोक कॉइल से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक। तो अब जो है चोक कॉइल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू मीन बाय चोक कॉइल। तो आज का क्लास हम लोग फिर इसी तरह से समाप्त करते हैं क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय चोक कॉइल, एंड साथ ही साथ एक और टर्म सीखेंगे जो है आपका ट्रांसफार्मर। काफी डिटेल में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में और चोक कॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। दोनों थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट चोक कॉइल और ट्रांसफार्मर दोनों से अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम वो भी करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।